चलो सब्जेक्टिव पैटर्न पर कुछ और एग्जांपल लेते हैं। बस हो सकता है ये एक लास्ट एग्जांपल हो, इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पर बात करेंगे। देखो ये एग्जांपल लेने का पर्पस क्या है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू सिंबल आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने कोई वेरिएबल का रेशो x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ज़ीरो करना है, मतलब इसको ज़ीरो बनाना है, तो कोई भी रैशनल फॉर्म ज़ीरो कब हो सकती है? भाई कोई भी रैशनल फॉर्म ज़ीरो कब हो सकती है? इसके ज़ीरो होने पर क्या ये ज़ीरो होगी क्या, या फिर इसके ज़ीरो होने पर ज़ीरो होगी? देखो बताओ ना, 0/2 आंसर कितना आएगा? ज़ीरो आएगा ना। और 2/0 कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब ऊपर वाले के ज़ीरो होने पर ही आंसर ज़ीरो आता है, नीचे वाले के ज़ीरो होने पर आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आता, और दोनों एक साथ अगर ज़ीरो होंगे तो आंसर नॉट डिफाइन आता है। ये चीज़ें हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली है, बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर में पढ़ ली है। तो कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन ज़ीरो होगा जब ऊपर वाला ज़ीरो होगा, मतलब x की वैल्यू -1 डालने पर। ध्यान में रखें, x की वैल्यू ऐसी ना आ जाए जो दोनों को एक साथ ज़ीरो बना रही हो, यही तो मैंने लिखा। तो x की वैल्यू ये ज़ीरो हो रहा है -1 पर, तो -1 अगर मैं पूरी चीज़ में रखता हूँ तो 0/-1, तो 0/-1 आंसर ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू -1 लेने पर ही ऐसे फंक्शन ज़ीरो होते हैं। और अगर मैं x की वैल्यू ज़ीरो रखता हूँ तो ज़ीरो रखने पर 1/0, और 1/0 कितना हो रहा है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तो ज़ीरो के बराबर नहीं होता। इसका मतलब केवल और केवल ऐसे एक्सप्रेशन ज़ीरो या डिफाइन या ज़ीरो कहाँ हो सकते हैं? केवल ऊपर वाले के ज़ीरो होने पर। नीचे वाले को ज़ीरो होने पर हमेशा बचाना पड़ेगा, मतलब x इक्वल टू ज़ीरो आंसर में कभी भी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ज़ीरो आ जाता तो ये फॉर्म अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड बन जाती। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या मांग रहा है? ये बोल रहा है कि रेशनल फॉर्म है और इस बार ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो मांग रहा है। तो देखो, अगर आपने ध्यान से मेरे लेक्चर्स को देखा हो तो मैंने क्या बोला था कि मैं इसको दो टुकड़ों में कर सकता हूँ समझने के लिए। इस तरह से लिख सकता हूँ और इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो इसका मतलब क्या होता है? मोर देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो। तो ये पूरा एक्सप्रेशन एक बार मोर देन ज़ीरो लिख दिया, और ये पूरा एक्सप्रेशन एक बार मैंने इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया। अगर सही मायने में बताऊं तो इन दोनों को मुझे सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का तरीका अभी सब्जेक्टिव अप्रोच में सीखा। क्या लिखूंगा? x-1 मोर देन ज़ीरो कोमा x मोर देन ज़ीरो। इन दोनों का रेशो पॉजिटिव तब आ सकता है और नेगेटिव होने पर, दोनों के नेगेटिव होने पर, एक साथ नेगेटिव होने पर आ सकता है। ठीक है ना। मैं अभी इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ, इसके दो पार्ट हो गए। इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना पड़ेगा, फिर दोनों के आंसर का यूनियन लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, फिर मैं एक साथ भी समझा दूंगा। अभी मैंने तोड़ के समझाना है। तो अभी क्या हो गया? x-1 मोर देन ज़ीरो, x-1 मोर देन ज़ीरो को इसको सोल्व करूंगा तो रिजल्ट आएगा x मोर देन 1 और x मोर देन ज़ीरो, और x लेस देन 1 और x लेस देन ज़ीरो। इसके कॉमन सॉल्यूशन, इस तरह से जल्दी जल्दी हम लिख सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सीख गए हैं, क्योंकि हम x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी इसका आंसर आता है, और यहाँ पर इसका आंसर आता है 0 से छोटा और 1 से छोटा, और इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ये आता है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, और दोनों का यूनियन लेता हूँ तो x बिलोंग्स टू कितना आता है? माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ऐसा आता है। अभी तक मैंने ये वाला फेज़ पूरा कर लिया भाई। अब हम इस फेज़ के बारे इसके ऊपर बात करेंगे, और इसका क्या लेना है? और यूनियन लेना है, यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं लेना है, और लगाया और। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो किस तरह से लिखता हूँ? x-1 अपॉन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, x-1 अपॉन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन नहीं है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था, यहाँ कर सकता हूँ ना, यहाँ कर सकते हो क्योंकि ये इक्वेशन है। तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 0.x, और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 ही आता है, और x-1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 होने पर ही ये पूरा रैशनल फॉर्म 0 हो सकता है, और कोई भी अभी हिम्मत नहीं कर सकता इसको 0 कराने की। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था वही रूल फॉलो होगा। तो x इक्वल टू 1 रखने पर क्रॉस चेक कर लेते हैं, 0/1, 0/1 0 ही होता है, तो x इक्वल टू 1 भी आंसर है, ये भी एक्स्ट्रा आंसर है। ये इसकी वजह से 0 बना रहा है, 1 की वजह से ये 0 बना रहा है, और बाकी पॉजिटिव इसकी वजह से बन रहा है। तो इनका यूनियन लेना है, यूनियन।
यूनियन का मतलब क्या होता है, इसके आंसर और इसका आंसर का यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब यहाँ 1 इंक्लूड नहीं कर रखा था, लेकिन इसने बोला कि x इक्वल टू 1 भी आंसर आएगा, और बीच में बोला इसने क्या बोला, यूनियन। यूनियन मतलब ऐड कर दो, तो यहाँ पर आंसर 1 आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऐड कर दो। ऐड कर दो मतलब यहाँ पर अब क्या लगा दो, अपने आप बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट लगा दो, तो 1 काउंट होने लग गया। अब 1 आंसर आ गया ना भाई। तो x बिलोंग्स टू कितना है, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। 1 के ऊपर क्लोज आ रहा है, बाकी सब जगह ओपन आ रहा है। इसका मतलब 1 अगर मैं यहाँ रख कर देखता हूँ तो 1 रखने पर कितना आएगा, 0/1। तो 0/1 का आंसर होता है 0। तो 0 0 के बराबर होता है। दोनों में से कोई एक कंडीशन एक बार में सही होगी ना। एक नंबर बड़ा और बराबर कैसे हो सकता है, मैंने अगर लिखा ना 0 मोर देन 0 तो वो तो नहीं हो सकता, लेकिन 0 इक्वल टू 0 है तो 0 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब, और यही तो बोल रहा है कि दोनों में से अगर एक इक्वेशन या एक इक्वेशन भी सही हो रही है तो आंसर को काउंट कर लो, आंसर को काउंट करो। तो x इक्वल टू 1 रखने पर 0 इक्वल टू 0 वाली कंडीशन सही हो रही है, मोर देन 0 वाली कंडीशन सही नहीं हो रही। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही समझना है ना, दोनों एक साथ सही कैसे हो सकती है, और इसलिए तो लगाया है कि दोनों में से एक अगर सही होती है तो उसको आप काउंट करो भाई। तो काउंट वो सारे सॉल्यूशन करने हैं जो दोनों में से एक स्टेटमेंट को सही कर रही है, चाहे इसको कर दे चाहे इसको कर दे। तो x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसको 2 रखो 2, तो 2 रखने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, -1 रखने पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब इस इनइक्वेशन का आंसर इस तरह से दिया जाता है। आगे बात समझ में। अब सब्जेक्टिव अप्रोच बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी भाई, ठीक है ना। आपको ये बात यहाँ से मतलब क्या समझना चाहिए, यहाँ से आपको ये बात समझना चाहिए कि अगर कोई रेशनल फॉर्म 0 मांग रहा है तो 0 केवल और केवल ऊपर वाले की वजह से होता है, नीचे वाले की वजह से कभी नहीं होगा। नीचे वाले की वजह से जो भी रूट सारे होंगे वो कभी भी आंसर में नहीं आएंगे, क्योंकि नीचे वाले को अगर मैं 0 कर दूंगा, 0 मतलब x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और नॉट डिफाइन चीज़ों को कभी भी आंसर में नहीं लेते भाई। x इक्वल टू 0 के ऊपर कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकता था, भले ये 0 मांग रहा हो, ये चिल्ला चिल्ला के 0 मांग रहा है। अगर ये x नीचे है तो यहाँ पर कभी भी 0 के ऊपर क्लोज इंटरवल नहीं आने वाला। ये आपको बहुत शांति से समझना पड़ेगा भाई ना। अभी तक बात हो गई है कि सब्जेक्टिव अप्रोच से इनइक्वेशन के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा हायर एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, अभी बहुत छोटे छोटे एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। लीनियर मतलब दोनों चीज़ों को मैं लीनियर ले रहा हूँ। दोनों एक्सप्रेशन में मैंने क्वाड्रेटिक भी अभी नहीं ली है। क्वाड्रेटिक को पढ़ाने के बाद ही मैं क्वाड्रेटिक के इनइक्वेशन के एग्जांपल यहाँ पर इंक्लूड करूँगा अभी, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक का नाम क्या है, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, और इसको साइन रूल भी बोल देते हैं ना, साइन रूल, ठीक है ना। कितना भी बड़ा एग्जाम्पल हो इनइक्वेशन का, वो वेवी कर्व से आप सोल्व कर सकते हो, या फिर उसका दूसरा नाम है साइन रूल, क्योंकि इसमें प्लस माइनस ऐसे करके साइन दिए जाते हैं और एक कर्व बनता है साइन जैसा, इसलिए इसको साइन रूल बोला जाता है ना। तो कितना भी बड़ा एग्जाम्पल हो उसको आप आसानी से वेवी कर्व मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए कुछ रूल बनते हैं भाई, वो रूल आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। इनइक्वेशन में क्या रूल लगते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वेशन में क्या होता है, किन चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, वो इनइक्वेशन के रूल हैं। अगर मैं किसी इनइक्वेशन को सोल्व करना चाहता हूँ तो वेवी कर्व वाले रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अब क्या क्या रूल होते हैं वेवी कर्व मेथड लगाने से पहले चेक करने के लिए, आपको मतलब बहुत आराम से आ जाएंगे ये चीज़ें, बहुत ईजीली आप एक्सेप्ट कर लेंगे, और कुछ एग्जांपल लेंगे ना तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कंडीशन नंबर 1 या केस नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 वेवी कर्व लगाने के लिए सबसे पहले जो भी फॉर्म आप लिखोगे ना वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, रैशनल फॉर्म होनी चाहिए। तो कैसी फॉर्म होनी चाहिए भाई, वो रैशनल फॉर्म होनी चाहिए। रैशनल फॉर्म मतलब वेवी कर्व आप कहाँ लगा सकते हो, ऐसी फॉर्म पर
ये P और Q का मतलब क्या है? ये P और Q का मतलब मैं आपको समझाता हूँ पहले, है ना, और रैशनल फॉर्म तो आपको समझ में आती है। मतलब P कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 2 हो सकता है, या फिर x हो सकता है, या x+1 हो सकता है, या sin x हो सकता है, या cos x हो सकता है, या x² हो सकता है, कुछ भी हो सकता है P। मतलब एनी फंक्शन ये P हो सकता है। ऐसे Q क्या हो सकता है? Q भी कुछ भी हो सकता है। x हो सकता है, x+1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -√2 हो सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो P एंड Q आर एनी एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो रूल नंबर 1 क्या है वेवी कर्व का, कि P/Q फॉर्म में फॉर्मेट होना चाहिए, जिसके ऊपर मैं लगाना चाह रहा हूँ। और साथ में यहाँ पर एक इनइक्वलिटी का सिंबल, चार सिंबल हैं, चार सिंबल में से कोई भी एक सिंबल आ जाएगा, और यहाँ पर हमेशा ज़ीरो आना चाहिए, ज़ीरो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन में ज़ीरो देगा, ज़ीरो के अलावा भी नंबर देगा, लेकिन ज़ीरो के अलावा नंबर देगा ना, तो हम वेवी कर्व डायरेक्ट नहीं लगा सकते। डायरेक्ट लगाने के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, ये ज़ीरो हमेशा होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, फिक्स है, ये मस्ट है। यहाँ मस्ट लिख देता हूँ, ये ज़ीरो मस्ट है, और यहाँ पर P/Q फॉर्म मस्ट है। P मतलब एक सिंगल नंबर, सिंगल एक्सप्रेशन, जैसे x+1 का होल स्क्वायर, x, ऐसे ऐसे नहीं कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक लिखिए और इस क्वाड्रेटिक को अगर वो अकेली क्वाड्रेटिक लिखी है तो उसको भी मैं P बोल सकता हूँ, है ना, उस अकेली क्वाड्रेटिक को भी मैं P बोल सकता हूँ, या क्यूबिक लिखिए अकेली तो उसको भी मैं Q बोल सकता हूँ। तो P/Q फॉर्म होनी चाहिए भाई, और यहाँ ज़ीरो होना चाहिए, बीच में साइन कोई भी चलेगा, ऐसी फॉर्म हो। या फिर बहुत सारे एक्सप्रेशन PQR और STU, PQR और STU, और यहाँ पर कोई भी एक सिंबल, चारों में से कोई एक भी एक सिंबल, और यहाँ पर ज़ीरो, ज़ीरो मस्ट है, ये मस्ट है, यही होना चाहिए, यहाँ पर भी ज़ीरो होना चाहिए। PQR अगेन क्या है? को एनी फंक्शन ऑफ x, एनी फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, है। PQR कोई भी फंक्शन हो सकता है और कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगेन PQR पे आप ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पर बीच में देखो मैंने क्या लगाया, डॉट लगाया, डॉट, मल्टीप्लाई लगाया, मल्टीप्लाई। तो चीज़ें मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। जैसे सपोज करो ये क्वाड्रेटिक है पूरी, ये लीनियर है, लीनियर, ये कांस्टेंट है, ये क्यूबिक है, ये लीनियर है, और ये कोई भी फंक्शन मान लो, जैसे ना साइन एक्स मान लो, e⁻x मान लो, √x मान लो, तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि e⁻x प्लस x फिर ये प्लस में दे दिए, ठीक है ना, और यहाँ पर भी प्लस आ गया, तो उस प्लस को फिर मैं एक चीज़ बोल दूंगा। तो ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, मल्टीप्लाई में दिखनी चाहिए आपको सारी चीज़ें ना। x+1 को ऐसा नहीं बोलूँगा x फिर +1 आ गया, तो x+1 एक बना दो ना, एक फंक्शन बना दो, x+1 को p बना दो, फिर अगर कोई क्वाड्रेटिक दे रखी है उसको q बना दो। उन चीज़ों को मैं मल्टीप्लाई में देख रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए वेवी कर्व लगाने के लिए? ऐसी अपीयरेंस होनी चाहिए भाई। तो अपीयरेंस कैसी नहीं होनी चाहिए वो भी यहाँ लिख देता हूँ, P+Q और अपॉन R+S। मैं डायरेक्टली नहीं लगा सकता ना, यहाँ पर वेवी कर्व नहीं लगा सकता, इसको एक मानना पड़ेगा, इसको एक मानना पड़ेगा, तब लगेगा। ऐसी अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए। यहाँ P/Q और यहाँ देखो ज़ीरो नहीं है ना, ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लगा तो सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते वेवी कर्व, ठीक है ना। ऐसी नहीं होनी चाहिए P/Q और यहाँ पर R/S, ये सब x के फंक्शन है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x के फंक्शन भी होंगे। तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्टली वेवी कर्व नहीं लगा सकता, डायरेक्टली नहीं लगा सकता, लगा तो सकता हूँ, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी अभी देखेंगे आगे ना, लेकिन अभी हाल फिलहाल यहाँ वेवी कर्व नहीं लगा सकता। वेवी कर्व अभी इन्हीं पैटर्न पर लगा सकता हूँ, ठीक है ना। अब वेवी कर्व लगाते टाइम पहली बात ये ध्यान में रखनी है, इनके ऊपर आप डायरेक्टली वेवी कर्व नहीं लगा सकते। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है और वेवी कर्व आपको लगाना होता है, तो पर्पस क्या है, पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या बोल रहा है कि यहाँ ज़ीरो बनना चाहिए सबसे पहली बात। तो ज़ीरो कब बनेगा? जब ये 2 इधर आएगा, तो इस 2 को इधर लेके आते हैं, बन गया, इधर ज़ीरो बन गया। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्या? ऐसी बन गई क्या? नहीं। दो एक्सप्रेशन के बीच में, दो ऐसे एक्सप्रेशन और ऐसे एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन के बीच में, ये भी वन है ना डिवाइड में, तो ऐसे एक्सप्रेशन के बीच में देखो माइनस साइन आ रहा, माइनस, और ऐसा फॉर्मेट तो मैंने कहीं बताया नहीं वेवी कर्व लगा सकते हो। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे होगा? Q एलसीएम आएगा, P-2Q अपॉन Q मोर देन ज़ीरो। अब इसको बोल दो एक फंक्शन, इसको बोल दो दूसरा फंक्शन, तो दो फंक्शन का डिवीजन आ गया, और यहाँ पर एक साइड पर ज़ीरो आ गया। अब आप इसके ऊपर डायरेक्टली वेवी कर्व लगा सकते हो।
ऐसे एक्सप्रेशन में क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है ना, जब तक पॉजिटिव नंबर्स का पता नहीं लगे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया ना हमेशा जब दोनों साइड एक्सप्रेशन हो तो हमेशा उठा कर लाओ, और अगले स्टेप में आप यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। तो देखो ये दोनों चीज़ें तो नीचे मल्टीप्लाई में आ गई, ये पी एस माइनस आर एस, इसकी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन बन जाएगी, ठीक है ना, और ये भी एक चीज़ बोली जाएगी। तो एक चीज़ अपॉन दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर डायरेक्टली वेवी कर्व लग सकता है। तो कैसे कैसे पैटर्न बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, एक साइड ज़ीरो ज़रूरी है भाई, और एक साइड ज़ीरो ज़रूरी होने के बाद और स्टैंडर्ड पैटर्न अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए। अब आपको मैंने ये बताया कि पी क्यू आर क्या क्या हो सकते हैं। पी जैसे मैं मान लेता हूँ कि पी लीनियर फंक्शन है और क्यू क्वाड्रेटिक है और आर क्यूबिक है। तो आपको सबसे पहले अगर वेवी कर्व लगाना है तो सबसे पहले आप छोटे से छोटे टुकड़े बनाओ सभी के। क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर हो सकते हैं अगर पॉसिबल है, देखो सभी क्वाड्रेटिक के फैक्टर पॉसिबल नहीं होते, तो अगर पॉसिबल है तो आप उनको फैक्टराइज करो। क्यूबिक के भी फैक्टर निकल जाएंगे, हो सकता है एक रियल आ रहा हो, दो इमेजिनरी आ रहा हो, तो जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके ऐसे फॉर्मेट बना लो, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको फैक्टराइज एवरी एक्सप्रेशन, फैक्टराइज एवरी एक्सप्रेशन इफ पॉसिबल, क्योंकि किसी किसी के फैक्टर हो जाते हैं और किसी किसी के फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। उससे पहले एक काम करो, ये वाला पॉइंट इससे पहले कर लो या बाद में भी कर सकते हो ना। हाईएस्ट डिग्री मल्टीपल, जैसे ये क्यू है ना, क्यू क्वाड्रेटिक है, तो इस क्यू का क्वाड्रेटिक होना मतलब इसमें हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल क्या आ रहा है, एक्स की पावर टू, तो उस एक्स की पावर टू का मल्टीपल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आर क्यूबिक है तो एक्स की पावर थ्री का मल्टीपल पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है ना। तो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे पहले आपको हाईएस्ट डिग्री मल्टीपल पॉजिटिव देखना चाहिए, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको इसको फैक्टराइज करना है, या पहले फैक्टराइज कर लो और सभी के हाईएस्ट, तो जैसे मैंने बहुत सारे लीनियर बना लिए, क्वाड्रेटिक को दो लीनियर में तोड़ दिया, तो दोनों लीनियर के हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल कौन है, एक्स, तो एक्स का मल्टीपल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सभी ब्रैकेट में आपको चेक करना पड़ेगा अलग अलग, इस ब्रैकेट में, 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 सारे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री मल्टीपल शुड बी पॉजिटिव। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वन होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, टू भी पॉजिटिव होता है, बस माइनस कॉमन लेना है। अगर माइनस टू एक्स माइनस वन लिखा है तो उसमें से माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद वो ब्रैकेट कैसा दिखाई देगा, टू एक्स प्लस वन दिखाई देगा, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री मल्टीपल शुड बी पॉजिटिव। इतना करने के बाद, ये सब कुछ रामायण करने के बाद आपको अब जीरोज निकालने, गेट जीरोज और एंड क्रिटिकल पॉइंट, एंड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीरोज निकालने और क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। इसका सिंपल भाषा में मतलब क्या है, सभी फैक्टर को जीरो के बराबर रखना है, मतलब सभी जो आपने फैक्टराइज करे हैं वो सारे के सारे पी क्यू आर एस टी वो जीरो कहाँ पर होते हैं। चाहे देखो ये क्वाड्रेटिक हो ना, तो क्वाड्रेटिक को डायरेक्ट जीरो करके देख लो आप, दो रूट पर होगी ना, दो वैल्यू पर होगी, तो वो जीरो कहाँ पर हो रहे हैं। तो इसका और का मतलब क्या लिखा मैंने, और को मैं ऐसे बोल के दिखा देता हूँ ना, जगह नहीं है ना यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ कि मैं और का यहाँ पर क्या मतलब समझा रहा हूँ, या गेट जीरो एंड क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है। जीरो का मतलब क्या है, जितने भी फैक्टर आपने बनाए, जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े फैक्टर बनाए, वो जीरो कहाँ पर हो रहे हैं, इंडिविजुअल। ऐसा नहीं देखना है कि जीरो हो ही नहीं सकता, आपको करके देखना है, आंसर में नहीं लेना है, लेकिन करके देखना है कि अगर ये x लिखा है तो x जीरो कहाँ होता है, जीरो पर। अगर यहाँ x माइनस वन लिखा है तो x माइनस वन जीरो कहाँ होता है, वन पर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि हमने यहाँ पर जीरोज निकालने की क्या बात करनी है। तो देखिए सभी फैक्टर्स के सॉल्यूशन निकालने के बाद, ठीक है ना, हम उन जीरोज या क्रिटिकल पॉइंट या उन सॉल्यूशंस को एक नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे ना, प्लॉट
ऑल सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, नंबर 9। और कौन सी नंबर लाइन? रियल नंबर लाइन, ठीक है ना, रियल नंबर लाइन, वहाँ पर प्लॉट करना है, ठीक है। और हमेशा इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, और हमेशा अगर लाइन के 3 टुकड़े होते हैं, मान लो आपके पास 3 फैक्टर हैं, तो आपने इस तरह से प्लॉट किया है A B C, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करना है। तो इस लाइन के 4 टुकड़े हो गए, 3 सॉल्यूशन मिले थे, क्योंकि सपोज करो आपके पास कुछ इस तरह के 3 वो थे, मान लो 3 एक्सप्रेशन थे, और यहाँ पर कोई भी साइन होगा, कोई भी साइन, तो ये 0 होता है 0 पर, ये 0 होता है 1 पर, ये 0 होता है -1 पर। तो इन्हीं को मैं यहाँ पर शो करता हूँ, -1, 0 और 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना है। जो भी आपको सॉल्यूशन मिलते हैं इन सब के अलग अलग फैक्टर्स के 0 कहाँ कहाँ होने पर पता लगता है ना। ऐसा नहीं मैं इसको 0 करके देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बस ये सारे एक्सप्रेशन 0 कहाँ होते हैं, बस ये करना है ना। इसका आंसर अभी नहीं दे रहे हम, इसका आंसर तो अब देंगे जब ये बन जाएगा सब कुछ। तो ये सारे इंडिविजुअल एक्सप्रेशन 0 होते हैं यहाँ पर। ये बनने के बाद आपको इस लाइन के 4 टुकड़े नज़र आ रहे हैं, इस लाइन के 4 टुकड़े नज़र आ रहे हैं। तो आपको हमेशा जो मैंने रूल बताए हैं, इस रूल के हिसाब से आपको चलेंगे, तो आपको हमेशा ये रूल फॉलो करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। हमेशा आपको इस पार्ट में 4 पार्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक पार्ट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक पार्ट। तो ये 4 पार्ट में हमेशा आपको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। ये है मेरा राइट हैंड साइड, मतलब इसी हाथ से स्टार्ट करना है। और यहाँ पर हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट प्लस साइन आएगा, प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर और भी टुकड़े होते तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। अलग अलग किताबें, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह के सॉल्यूशन दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप मेरे रूल को फॉलो करोगे तो मेरे रूल के हिसाब से सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। आपको किसी भी बुक को या किसी भी और लेक्चर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। सभी का अलग अलग पैटर्न होता है सोल्व करने का। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से लिखते हैं। यहाँ पर ये क्या मांग रहा है, इस दोनों का डिवीजन पॉजिटिव मांग रहा है। पॉजिटिव का मतलब मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब बताया था पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब जहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, जहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है वो हमारे आंसर है। तो यहाँ पर 2 जगह पॉजिटिव आ रहा है, -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ पर मैं इस लाइन से इस एक्सप्रेशन का पॉजिटिव होना कहाँ कहाँ होगा वो पता कर सकता हूँ। तो कहाँ कहाँ होगा, जहाँ पर प्लस का साइन लगा है, जहाँ प्लस का साइन लगा है वो पॉजिटिव होगा, और जहाँ पर माइनस का साइन लगा है उन वैल्यूज़ के लिए, उस इंटरवल के लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो अपना आंसर। इसमें से कोई एक रिजल्ट या दोनों रिजल्ट, कोई भी एक है ना, कोई भी एक वैल्यू रखकर अगर यहाँ देखेंगे तो आपको 100% पता लग जाएगा कि आपके आंसर कितने सही है, ठीक है। तो इस तरह से मैं वेवे कर्व को के प्रोसेस को जान सकता। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।